प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। तो कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक है इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही करेंगे यहाँ पे, या पहला टॉपिक कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक इनमें क्या अंतर है। तो अंतर को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। जैसे अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें तो नाम से समझ में आता है कार्बनिक यौगिक है, मतलब इसमें कार्बन होगा ही, इसमें कार्बन होगा ही, तो कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक यौगिक है। अब अकार्बनिक यौगिक में जनरली कार्बन नहीं होता है, लेकिन कुछ अकार्बनिक यौगिक ऐसे ही होते हैं जिसमें कार्बन होते हुए भी वो अकार्बनिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होता ही अनिवार्य रूप से, लेकिन कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम हेलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजन कहते हैं। तो कार्बन के साथ ये तत्व हो सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन कार्बन के अलावा ये तत्व भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें आवर्त सारणी के जितने भी तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है, तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं लगभग सभी तत्वों से बने यौगिक, आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्वों से बने यौगिक, सभी तत्वों से बने यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं या सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिक का मतलब ये है कि साझा करके यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेथेन के CH4, तो मेथेन का निर्माण कैसे हुआ है कि मेथेन कार्बन है, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं और कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको हम बांटते हैं 2,4 में, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हमने दर्शाया थी। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से दर्शाया थी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, यहाँ पर भी साझा कर रहा है, यहाँ पर भी साझा कर रहा है, साझा। तो साझा करके जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, और सहसंयोजक बंध जिस यौगिक में उसको सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो है ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ज़्यादातर ये विद्युत संयोजी होते हैं। विद्युत संयोजी, या इसी का दूसरा नाम है आयनिक। विद्युत संयोजी भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं आयनिक यौगिक होते हैं। विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक का मतलब है, जैसे हमने लिया NaCl। अब NaCl में क्या होता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11, इसको बांटते हैं 281 में, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसको बांटते हैं 287 में। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देता है, मतलब देता है तो इस पर धनावेश आता है, और ये ग्रहण करता है तो इस पर ऋणावेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने ग्रहण किया, तो इसको कहते हैं आदान प्रदान। और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसको विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं, और जिसमें विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध होता है उसको विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सहसंयोजी यौगिक है तो सहसंयोजी बंध होगा, और सहसंयोजी बंध जो होता है वो आयनित नहीं होता, और आयनित नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि अनायनिक होता है। सहसंयोजी यौगिक होता है, ये सहसंयोजी यौगिक अनायनिक होते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिक बोला तो कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो है वो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं अधिकतर, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो अनायनिक होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, मतलब आयनों में टूटते हैं। और आपने इसका एग्जाम्पल अभी देख लिया है, जैसे ये आयनों में टूटता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा आयनों में, क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक है, मतलब कार्बनिक यौगिक है जो अनायनिक है,
और ये विद्युत संयोजी यौगिक है, मतलब अकार्बनिक यौगिक है जो आयनिक होता है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये होते हैं बाष्पशील, इनकी बाष्प बनती है, बाष्पशील होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये अबाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? अबाष्पशील होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय, जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय है क्योंकि सहसंयोजक यौगिक हैं, आयनित नहीं होते हैं, जल में विलेय नहीं होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। तो विलेय किस में होंगे? तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में ही विलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अब बहुत सारे कार्बनिक विलायक होते हैं जिसमें कार्बन होता है और वो विलायक की तरह काम करते हैं। अब जो हम ज़्यादातर लिखते हैं वो कार्बनिक विलायक है, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म भी होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CH_Cl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक विलायक है। ये ध्यान रखना है, कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर और ये क्लोरोफॉर्म है बेहोशी की दवा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अलावा और भी हो सकता है, ईथर हो सकता है, इनमें विलेय होते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक का उल्टा है, अकार्बनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। और आप जान सकते हैं कि जल में विलेय क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं तो जल में विलेय होंगे, आयनों में टूटेंगे, तो जल में विलेय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों, अब कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? जैसे वही एल्कोहल है, ईथर है, इनमें अविलेय होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कार्बनिक यौगिक अधिकतर अक्रिस्टलीय होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये क्रिस्टलीय होते हैं। अब कुछ बातें इसमें ऐसी भी आएंगी कि जो आपको आगे क्लियर होगी, जैसे कार्बनिक यौगिक जो है ये समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक ही अणुसूत्र को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं C2H6O, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, या 2 कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन। अब कार्बन जो है 4 बंध बनाता है, तो यहाँ पर एक बंध बना है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 5 हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है तो 2 बंध बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, एक बंध यहाँ है, एक बंध यहाँ पर भी है, तो इसको 2 रूपों में हमने लिख के दिखा दिया। इसमें OH ग्रुप है, कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो ये अल्कोहल होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है तो ये ईथर होता है। तो हमने क्या किया, एक ही अणुसूत्र को 2 अलग अलग तरीके से दर्शाया, 2 से ज़्यादा से भी दर्शा सकते हैं किसी अणुसूत्र को, तो इसी को हम समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ईथर क्रियात्मक समूह, और इसको बोलते हैं एल्कोहल क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो इसको क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। समावयवता के भी प्रकार का आप पढ़ते हैं, तो समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समावयवता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन? अकार्बनिक यौगिक। साथ ही साथ और भी कुछ बातें हैं, जैसे सजातीय श्रेणियाँ। तो कार्बनिक यौगिक जो है ये सजातीय श्रेणी बनाते हैं, सजातीय श्रेणियाँ बनाते हैं। सजातीय श्रेणियाँ का मतलब है जिसमें एक सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है और जिसको अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, फिर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें एक सा क्रियात्मक समूह है OH OH OH, और अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक CH2 बढ़ गया, फिर यहाँ से आ रहे तो एक CH2 बढ़ गया, और अणुभार भी बढ़ते जा रहा है। अणुभार कैसे निकालते हैं? परमाणु भारों को जोड़कर निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है
12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। परमाणु भारों से आप अणुभार निकालते तो अणुभार के बढ़ते क्रम में आती है। अक्रियात्मक समूह एक जैसा पाया जाता है, तो यह सजातीय श्रेणी कहलाती है। तो एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जो है वो सजातीय श्रेणी नहीं बनाते। साथ ही साथ ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, और सहसंयोजी यौगिक बनाने के कारण, सहसंयोजी यौगिक होने के कारण ये जो है इनके जो विलयन बनाते कार्बनिक यौगिकों के, सहसंयोजी होने के कारण आयनों में नहीं टूटते, और जब आयनों में नहीं टूटेंगे तो इनके जो विलयन बनेंगे कार्बनिक यौगिकों के विलयन, ये विलयन ऊष्मा विद्युत के कुचालक होंगे। कुचालक इसलिए होंगे क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटते, और जब आयनों में नहीं टूटेंगे तो आयन गति नहीं करेंगे, जब बनेंगे नहीं तो गति नहीं करेंगे, और जब गति नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं कार्बनिक यौगिकों के विलयन। जबकि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहलाते हैं, इसलिए इनके जो विलयन होते हैं अकार्बनिक यौगिकों के, ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बात आपको और बता देता हूँ कि जो कार्बनिक यौगिक है इनके गलनांक और क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बनिक यौगिकों के जब गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों के गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा अधिक होते हैं, या कह सकते हैं कि उच्च होते हैं। तो इस तरह से ये कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर है। जितने अंकों का इसमें से आएगा उसके हिसाब से आप अंतर तैयार कर लेना। मैंने बहुत सारे अंतर इसमें आपको बता दिए, जो आपको आसान लगे आप उसमें से तैयार कर लेना। बस ये ध्यान रखना है जितने अंक का प्रश्न आना है उतने ही अंतर आपको तैयार करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ के सब कुछ आपको रखना जरूरी है। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि कार्बनिक यौगिक जो है और अकार्बनिक यौगिक है इनमें क्या अंतर है। तो फिर अगले टॉपिक जो है उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इस तरह से कक्षा 11वीं का जो अध्याय 12 है हम इसको धीरे धीरे ऐसा कवर भी करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा, और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।